नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि RSS सरबराह मोहन भागवत का एक बयान एक तनाज़े का बायस बन गया है और ऐसा लगता है कि उन्होंने हिंदुस्तान के दस्तूर पर, हिंदुस्तान के शहरियों के जो यानी जंग आज़ादी में या जदोजहद आज़ादी में जिन मुजाहिदीन आज़ादी ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों की तौहीन की है, हर हिंदुस्तानी की तौहीन की है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि उनका रिमार्क जो था उस बारे में राहुल गांधी ने ये बातें की है। आपको बता दें कि राहुल गांधी नई दिल्ली में कांग्रेस के हेडक्वार्टर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब कर रहे थे और उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि मोहन भागवत जो हुक्मरान जमात BJP की सरपरस्त तंजीम RSS के भी सरबराह हैं, इस तरह की बात करते हैं। अगर वो किसी और मुल्क में होते तो फिर उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाती, उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया जाता बल्कि उन पर मुकदमात भी दर्ज किए जाते। इसी दौरान आपको बता देंगे कि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जो दिल्ली में मौजूद है, उन्होंने भी नामांकित निगारों से बातचीत करते हैं, वहाँ मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि मोहन भागवत का बयान मुल्क दुश्मन बयान है और उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने ये बात कही है। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक राहुल गांधी के सवाल है, राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मोहन भागवत का बयान कि हिंदुस्तान को आज़ादी हकीकत में अगर मिली है तो वो उस वक्त मिली जब अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आया, उसकी तामीर अमल में आई। और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हासिल नहीं हुई बल्कि राम मंदिर की तामीर के बाद हासिल हुई है। इस तरह की बात मोहन भागवत ने की थी और इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये मोहन भागवत का जो बयान है वो गद्दारी के दायरे ज़ुमरे में आता है और इसके अलावा गद्दारी की तारीफ में आता है। इसके अलावा उन्होंने मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन की है, हिंदुस्तान के दस्तूर की तौहीन की है और हर हिंदुस्तानी की तौहीन की है। तो बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि सिद्दीक साहब हमारे दरमियान है, तो सिद्दीक साहब आप ये बताइए कि मोहन भागवत को आखिर क्या हो गया है? यह सब ये सुमे पहली चीज़, ये लोग पहले तो तहरीक आज़ादी में यकीन नहीं रखते। जी। आप ये बताइए कि इनके कितने लोग हिस्सा लिए हैं तहरीक आज़ादी में? जी हाँ, RSS के लोग कोई नहीं लिए लोग। जी। बल्कि ये लोग उसके जो है ना बिल्कुल जो है ना दावे करते थे, बल्कि अंग्रेजों के भी जो है ना ये लोग चापलूसी करते थे। जी। तो अब जब ये लोग कोई इनका आदमी नहीं लिया हिस्सा तो इनको अहमियत क्या मालूम, इसकी आज़ादी किसको बोलते हैं, इनको क्या मालूम जाना। क्योंकि शुरू से ही ये लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि 1947 में आज़ादी नहीं मिली हमको, इस तरह से है। तो अब ये बयान उन्हीं की जहनीत की अक्कासी है कि वो लोग जो है ना जो उनके जहन में चलते रहता है। अब बताइए अगर कोई दूसरा बोलता तो उसका क्या हशर होता था जो है ना। ये इतनी बड़ी जो है ना जो तंजीम है उसका सरबराह करा है, रियल जो है ना गद्दारी से भी ये जुर्म में आता है। जी, बगावत खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि हमको असल आज़ादी 1947 नहीं बल्कि हम राम जन्मभूमि की इब्तिदा के वक्त जब हमको मिली है। तो यानी अक़लियतों को कत्ल आम करना, अक़लियतों को मारना, उनके मुख्तलिफ बहानों से डराना धमकाना, ये आज़ादी है। बिल्कुल इनडायरेक्टली वही मतलब है उसका। एक तो पहले आप जो है ना मस्जिद छीने, उसको जो है ना फिर ढा दी गई मस्जिद जो है ना, फिर वो जगह पे जो है ना नाजायज जमीन पे आप मंदिर बना के उसको कह रहे हैं कि आज़ादी मिली। तो अब बताइए सरासर यानी एक के बाद एक झूठ पे झूठ जो है ना लोग कह रहे हैं। जी। तो उसके ही जो है ना ये तसलसल है, समझिए जो उनकी जहनियत है उसको खुल के उन्होंने बयान कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत क्या कर रही है, निफाज़ कानून की एजेंसियां क्या कर रही है। आप होंगे RSS के सरबराह, इसका मतलब ये नहीं कि आप हिंदुस्तान की खिदमत का फैसला करेंगे, हिंदुस्तान के मुकद्दर का फैसला करेंगे। अगर कोई इस तरह के गैर कानूनी बात करता है, मुल्क दुश्मनी की बात करता है या दस्तूर के खिलाफ बकवास करता है, या फिर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तानी शहरियों के खिलाफ, मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ बकवास करता है, तो समझिए कि वो मुल्क से गद्दारी कर रहा है, मुल्क से बगावत कर रहा है। मामूली रियाज साहब एक छोटी मोटी लीडर्स तकरीर करते हैं तो लिया के उसको बंद करके UIPA में जो है ना उसको बिल्कुल उसको कर दिया जाता, बुक कर दिया जाता। इमाम देखिए, बिल्कुल उन्हें आज आप कितने बरसों से वो जेल में हैं। बिल्कुल संजीव भट्ट आप देखिए, गुजरात के IPS ऑफिसर है, उनका कसूर क्या था? उन्होंने कहा था कि उस वक्त के गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उनका हाथ है गुजरात फसादात में। उन्होंने ये बात कही थी। बिल्कुल है ना पेरोल मिलती ना इनको कुछ भी नहीं, जेल में सड़े हैं। कई लोग हैं जी, कई जहदकार है, समाजी जहदकार हैं लोग जेलों में कई बरसों से सड़े जो है ना, कुछ भी नहीं है, बेसलेस इन्हें झूठे मुकदमे उनके पर दायर किए गए हैं और उनको बुक कर दिया गया और भूल गया है, उनको याद भी नहीं करते कोई भी। अरे आप देखिए 1857 की गदर जो है, आप देखेंगे पहली जंग आज़ादी जिसे कहा जाता है, बहादुर शाह जफर मुगल हुक्मरान, आखिरी मुगल हुक्मरान है और वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए
تمام اپنا تخت و تاج قربان کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ انگریز ان کے 2 بیٹوں کے سر قلم کر کے مشخاب میں رکھ کر اس پہ ایک زبردست آپ دیکھیں گے کہ پردہ ڈال کر یعنی بہادر شاہ ظفر کو پیش کرتے ہیں. لو تمہارے اپنے ملک کی آزادی کے لیے جو تم کام کر رہے ہو اس کا انعام ہم تمہیں دیتے ہیں, اور تمہارے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر. جب وہ ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں حیران رہ جاتے ہیں. تو کیا کوئی باپ اس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ مشخاب میں اس کے بیٹوں کے سر رکھے جائیں اور اس کے سامنے پیش کی جائیں اور کہیں کہ تم نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے جو جدوجہد کی قیادت کی ہے اس کا انعام ہم تمہیں دے رہے ہیں. تو انگریزوں نے یہ انعام دیا تھا, تو کیا آر ایس ایس کے کسی سربراہ نے اس طرح کا انعام حاصل کیا ہے؟ یہ میں چیلنج دیتا ہوں کہ آر ایس ایس کے کسی سربراہ کو اس کی توفیق نہیں ہوئی یا اس طرح کی محبت اپنے ملک سے نہیں ہوئی کہ وہ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائے. بالکل, یعنی ان ادر ورڈز اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے ریاض صاحب کہ اصل جو غدار تھے انگریز نہیں تھے, وہ مسلمان غدار تھے جانا. یہ آزادی ملی جو ہے نا مسلمانوں سے, اس کا مطلب یہ بھی لیا مفہوم اگر آپ دیکھیں تو انگریز ان کی نظر میں غدار نہیں تھے اور ملک دشمن نہیں تھے, دشمن تھے تو مسلمان تھے. مطلب اس قسم کی ذہنیت جو ہے نا یہاں پہ کار فرمائیں. ارے ان بیوقوفوں کو اندازہ نہیں ہے کہ 10 مغل حکمرانوں کی جو مائیں تھے وہ ہندو تھی. یہ گنگا جمنی تہذیب. جی ہاں بالکل, وہ لوگ لوٹ کے نہیں گئے ملک کو, یہیں پہ بسے, یہیں پہ خرچہ کرے, یہیں پہ خوشحالی دیے عطا کر کے لوگ یہیں رج بس گئے. یہاں کی انہیں جو کلچر ہے تہذیب میں لوگ یہیں پہ بھاگے نے لوٹ کے انگریزوں کی طرح جو ہے نا لوگ. ارے آپ دیکھیے مندر مسجد ہر روز یہ کام کرتے ہیں, یہ ملک کی تباہی کا سامان کرتے ہیں. اگر مندر مسجد کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اب یوگی آدتیہ ناتھ ایک چیف منسٹر کے عہدے پر فائد رہتے ہوئے کہتا ہے کہ سنبل کی جو مسجد ہے وہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے حوالے کرنا چاہیے. ارے بھائی تم چیف منسٹر ہو, تم سب کی نمائندگی کرتے ہو, تم اس طرح کا تعصب, تم اس طرح کی جانبداری برتو گے تو پھر تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ جی ہاں بالکل, یہ تو بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں, بہت آؤٹ اسپوکن جو ہے نا, یہ تو جو دل میں آیا کہہ سکتے ہیں. دیوانی کی جو بڑ بولتے ہیں نا وہ حساب ہے ان کا, کچھ بھی بغیر سوچے سمجھے بس ان کو صرف ہندوتوا ہی نظر آتا ہے. کوئی آپ دیکھیے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اور بابری مسجد رام جنم بھومی ملکیت مقدمے میں واضح طور پر وہاں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کا فیصلہ دیا گیا ہے, نہ صرف ہندوستان میں ممتاز قانون داں بلکہ انٹرنیشنل لیول کے جو جورسٹ ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ تو غلط فیصلہ ہے. انہوں نے فیصلے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے, اور شرم کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے فیصلہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے آستھا کی بنیاد پر دیا ہے. قانون کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آستھا کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں؟ یہ سوال سب سے اہم ہے اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں چاہے کوئی بھی ممتاز ماہر قانون رہے وہ اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ قانون کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ آستھا کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں. قانون کا کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, قانون کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, اور لا کا جو لٹریچر ہوتا ہے اس میں یہ واضح طور پر کہا ہے کہ تمہیں فیصلہ دینا ہو تو پھر دلائل کی بنیاد پر دو, شواہد کی بنیاد پر دو, جذبات کی بنیاد پر یا آستھا کی بنیاد پر, عقیدے کی بنیاد پر یہ فیصلے نہیں ہوتے. جی ہاں, اور وہ ڈیسیشن میں کلیئر انہوں نے کہا ہے جج کہ ہاں تھی مسجد تھی اور مجرمین کہا ہے, سب کو کہا ہے برا, پھر کہا جاتا ہے کہ نہیں اب آستھا کی بنیاد پہ ہم جو ہے نا یہ ہندوؤں کے حوالے کرتے ہیں. ارے تم ہی کہتے ہو کہ وہاں پر مسجد تھی, مسجد کو شہید کیا گیا, مجرمین نے اس طرح کا کام کیا, یہ آپ کہتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آستھا کی بنیاد پر, یہ کہیں کی آستھا ہے؟ جی ہاں, ہندوستان کو تباہ کرنے کی آستھا ہے یہ. جی ہاں, یعنی قول و فعل میں تضاد ہے ریاض صاحب. ان کو جو ہے نا پریکٹس پرنسپٹ جو بولتے ہیں نا اس میں اتنا تضاد ہے, ان کو بولتے کرتے کچھ ہے دل میں, کیونکہ ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور بیان کچھ اور دیتے ہیں لوگ. ارے میرے بھائی آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت قربانیاں دینی پڑی, یوں ہی آزادی نہیں دی گئی. آپ کو آزادی جو ملی ہے یوں ہی نہیں دی گئی. آپ اندازہ کیجئے کہ ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اپنے ملک کے لیے, اور اس میں علماء سر فہرست تھے. اور یہ بھی میرا چیلنج ہے کہ اگر تاریخ پڑھنے والے ہندوستان کی تاریخ پڑھتے ہیں اور تعصب اور جانبداری کے بغیر پڑھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی نے دی ہے تو وہ علماء نے دی ہے. جی بالکل, اور گاندھی جی کا قتل جو ہے کس نے کیا وہ تو ساری دنیا جانتی ہے نا. کون سی تنظیم کس کے پیچھے ہاتھ تھا, کون ہے اس کا جو ہے نا قاتل, سب کو معلوم ہے جو ہے نا. ارے آپ اندازہ کیجیے آج بھی جو دشمن ہیں, ملک کے دشمن, انگریزوں کے جو دوست ہیں, ان کی اولاد گاندھی جی کا قتل کر رہی ہے یعنی فرضی انداز میں. اور شرم کی بات ہے کہ حکومت ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی. جی بالکل نہیں کرتی. گاندھی جی کو اب یہ دیکھیے جو ڈرامائی انداز میں تمثیلی جو قتل ہو رہا ہے گاندھی جی کا, جان بوجھ کر ان کا پتلا بنایا جا رہا ہے, اسے گولیاں ماری جا رہی ہے, اسے چاقو ماری جا رہی ہے. اور شرم کی بات یہ ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی. جی ہاں بالکل نہیں, اور بات گوڈسے کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ارے مناظر بنائی جا رہی ہیں. مناظر کس کی بناتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ان کی مناظر جا رہے ہیں, اور گاندھی جی کو بالکل یہ لوگ ان کا بس چلا تو یہ لوگ نکال کے پھینک دیں گے. بالکل قاتل کی مندر بنتی ہے. بالکل جا رہے ہیں یہ لوگ اپوزٹ سائڈ جا رہے ہیں. بالکل یہ لوگ ان کا, کیونکہ ان کی ساری جو پریکٹس ہے, ان کی تھنکنگ تھیوری ہے وہی ہے, نظریات پہ اسی نظریے پہ ان کی جا رہی ہے.
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहां तक मोहन भागवत का सवाल है, उसको करारा जवाब दिया है राहुल गांधी ने और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने। आपको यही बता दूं कि राहुल गांधी ने तो वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर ये कोई और मुल्क में होता शख्स तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती, उसे गिरफ्तार किया जाता, उसका खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। आप अंदाजा कीजिए, नॉलेज आरएसएस का सरबराह है और आरएसएस से सरबराह को इस बात की नॉलेज ही नहीं है। अगर मैं ये चैलेंज करता हूं, आप अगर एक अव्वल जमात का बच्चा हो या फर्स्ट क्लास, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का भी बच्चा हो, उसे नींद में से उठा के पूछे कि हिंदुस्तान कब आजाद हुआ, हिंदुस्तान ने कब आजादी की है, तो मैं ये पूरे वसूख से कह सकता हूं कि वो बच्चा कहेगा 15 अगस्त 1947 को। लेकिन आरएसएस सरबराह कहते हैं कि राम मंदिर की तामीर के बाद हिंदुस्तान को हकीकी आजादी मिली है। आजादी तो तुमको मिली होगी, लेकिन हिंदुस्तान को तो आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली है। और आपको बता दूं कि उनकी कुर्बानियां क्या है। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर हिंदुस्तान का परचम नहीं लहराया जाता था 1960 के दहर तक। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, कुछ भी नहीं है उनका, कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। हम कह सकते हैं दस्तूर को तस्लीम करने से इन लोगों ने इनकार कर दिया था, कर दिया। और आज भी बीजेपी इनकार करती है, जगह जगह हर टाइम उनके बयान आते रहते, दस्तूर के खिलाफ बयान आते रहते हैं। जी, अंबेडकर को बुरा भला कहा जाता है जाना, तो ये कोई पूछने वाला नहीं है इनको जाना। मैं तो ये कहता हूं, अगर कोई दस्तूर की खिलाफ वर्जी करता है, दस्तूर के बारे में बकवास करता है, परचम, हिंदुस्तानी परचम के बारे में बकवास करता है, तो फिर समझिए वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी बड़ी तंजीम का सरबराह क्यों ना हो, उसे लात मार कर जेल की सलाखों के पीछे ढकेल देना चाहिए। बिल्कुल, कानून अपना काम करना चाहिए। अदलिया क्या है, अदलिया क्यों खामोश बैठी हुई है, किस मसलियत के बिना पे एक्शन क्यों नहीं लिया? सुप्रीम एक्शन लेना चाहिए अदलिया को, बराबर ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं जो है ना, लेकिन यहाँ पे क्या बकवास कर रहा है पूछ सकती है सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल फौरन इंटरफियर होकर पूछ सकते हैं कि, क्योंकि वो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना, वो जो कानून के बालातर तो नहीं है ना ये शब्द है ना, वो भी जो है ना कानून के अंदर ही आती है, उसकी जो हैसियत है, उसका मुकाम है, लेकिन पूछने के लिए कोई तैयार है नहीं रियाज साहब। अरे जब तकरीब वहाँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको, इंदौर में ये एक वो था, तकरीब थी, कोई राम जन्मभूमि का जो एक अहदेदार है, जनरल सेक्रेटरी है, उसकी तकरीब थी, उसे तहनीत पेश की जा रही थी। उस मौके पर आरएसएस सरबराह ने ये बात कही है और उन्होंने कहा कि दस्तूर हमारे, यानी दस्तूर हिंद हमारी आज़ादी की अलामत नहीं है। जी जी बिल्कुल, मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि असल उनका मकसद डॉक्टर BR अम्बेडकर को, जो मीमार दस्तूर है, उनकी तौहीन करना है, उनकी बेइज्जती करना है, उनकी तजलील करना है। बिल्कुल जो है ना, मतलब कोई अहमियत ही नहीं है, BR अम्बेडकर की कोई अहमियत नहीं है। जो दस्तूर बनाए, ना दस्तूर की अहमियत है, ना बनाने वाले की अहमियत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं, उनका जो मुकाम था, उनका मर्तबा था, गैर मामूली था। और यकीन मानिए कि ब्राह्मणों ने उन्हें सताया, उन्होंने खुद कहा है, और मनुस्मृति को उन्होंने आग लगा दी थी। बिल्कुल जो है ना, और मजबूर होके वो जो है ना कन्वर्जन भी जो है ना, बुद्धिस्ट कन्वर्जन भी हो गए थे, मजबूर होके, इतना उनको सताया गया जो है ना। 3,60,000 दलितों के साथ उन्होंने बुद्धिज्म इख्तियार किया था। जी बिल्कुल, दलितों के पर जो जुल्म हो रहा था उससे बेजार होकर उन्होंने कन्वर्जन किया था बुद्धिज्म में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अरे मेरे भाई, मुल्क को बचाओ, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करो, मोहब्बत बांटो और नफरत की जो सौदागरी है उससे दूर हो जाओ। बिल्कुल जाना है, ये नहीं है इनको देना, ये चीज नहीं है, तरक्की दिखती ना इनको, तरक्याती काम ये लोग ना होने देते, इस किस्म की हरकतें करते रहते लोग जाना। जी जी, बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक दिल्ली से है। दिल्ली में ऐसा लगता है कि गेम जो खेला गया हरियाणा में, और फिर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो गेम खेला गया, हो सकता है कि अपोजिशन कायदीन वही कह रहे हैं कि वो खेल अब दिल्ली में भी खेला जाएगा। बीजेपी आप देखेंगे कि किस तरह वहाँ पर जोर लगा रही है, हर किस्म का जोर लगा रही है कि दिल्ली में इख्तिदार पर वापस आए, क्योंकि 30 वर्षों से वो इख्तिदार से महरूम है। बिल्कुल, क्योंकि ये खुद इस बात की गवाही है कि सीएम को अंदर डलवा देना, डिप्टी सीएम को अंदर डाला देना, हर एक को जेल में ठोस देना, ये जो मसले चले शराब घोटाले के, तो साफ जाहिर है कि मैदान पहले साफ किया जाए, फिर उसके बाद जो है ना, क्योंकि 10 साल से तो बाहर इख्तियार से, 10 साल से तो यही आम आदमी, तो पूरी जो जान तोड़ कोशिश करें कि अपने हाथ में आ जाए जाना, दिल्ली जाना। बड़ी अफसोस की बात है। दिल्ली, मैं समझता हूँ कि दिल्ली अगर हाथ में चला जाएगा तो आप अंदाजा कीजिए कि दस्तूर की खिलाफ वर्जी ये लोग कर रहे हैं, दस्तूर के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ ये बकवास कर रहे हैं, हिंदुस्तान के हर शहरी के खिलाफ ये बकवास कर रहे हैं, तो फिर क्या करने वाले हैं? इनके अज़ाइम क्या है, इनके नापाक अज़ाइम क्या है? ये सबसे अहम बात है। आप अंदाजा कीजिए कि हिंदुस्तान को कहा जाता है कि चीन और पाकिस्तान से खतरा है। मैं तो ये कहता हूँ कि चीन और पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा जो दाखिली दुश्मन है, जो हिंदुस्तान की तहजीब के दुश्मन है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के दुश्मन है, और मज़ाहिब की बुनियाद पर लोगों को जो तकसीम कर रहे हैं, जात पात की बुनियाद पर जो लोगों को तकसीम कर रहे हैं, वो असल दुश्मन है। वो तो आउटसाइडर है रियाज साहब, ये तो इनसाइडर है, इनसाइड दुश्मन है ये तो जाना।
मुल्क को जो कमजोर करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बांट यकीन के मानिए divide करके। मुल्क को कमजोर वही करता है जो मुल्क का गद्दार होता है। बिल्कुल, गद्दारी इसके सिवा और कुछ भी नहीं है, गद्दारी के सेंस में आता है। और उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने ये गद्दारी है। बिल्कुल गद्दारी है, उन्होंने कहा है, क्योंकि जो बयान है उनका कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। आप मानते ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन को जाना। जी जी, लेकिन एक बात है सिद्दीक साहब, अब देखिए बीजेपी हिंदुत्व के नारे लगाती है, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी उनके पीछे चलने लगे हैं, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। और अरविंद केजरीवाल ने आज अपना पर्चे नामजदगी नई दिल्ली हल्के असेंबली से दाखिल कर दिया है। और उससे पहले उन्होंने 2 मंदिरों में जाकर पूजा की। एक मंदिर है प्राचीन हनुमान मंदिर, वहां पर उन्होंने पूजा की, और दूसरी जो मंदिर है वो महर्षि वाल्मीकि मंदिर, वहां पर जाके, दिल्ली की ये मंदिर है, वहां पर जाकर इन्होंने पूजा की और बीजेपी वालों को शर्मिंदा कर दिया, शर्मसार कर दिया, और एक पैगाम दिया कि तुम ही हिंदुत्व की तायद नहीं करते बल्कि हम भी हिंदुत्व पर चलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ये बता दिया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस का क्या होगा और वहां के जो सेक्युलर वोट्स है वो किधर जाते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर सेक्युलर वोट बढ़ते हैं तो बीजेपी का फायदा होगा और कांग्रेस का नुकसान होगा। जी हाँ, वो बीजेपी को देखते हुए इन्होंने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ इन्होंने भी राग़िब हो गए। भत्ता भी ऐलान किए ना, 18,000 दिए जाएंगे साधुओं को, संतों को, जो है ना। ये अरे वो बेचारा, आप अरविंद केजरीवाल को देखो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन आप देखेंगे कि सीए का जब वक्त आया, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ शाहीन नगर का आलमी एहतजाज, आलमी सतह पर उस एहतजाज को महसूस किया गया, उस एहतजाज के बारे में तस्वीर आई, उस एहतजाज के बारे में खबरें आई हैं और शोहरत इख्तियार किया गया था। अरविंद केजरीवाल को इस बात की जहमत नहीं हुई कि वो जाकर वहां पर जो दादी बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, माए बैठे हुए हैं, उनके साथ इजहारे यकानगत करे। जामे मिलिया इस्लामी में पुलिस घुस जाती है और वहां पर तलबा व तालिबात को मारपीट करती है, हाथ पैर तोड़ देती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल वहां नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं हिंदू वोटर नाराज ना हो जाए। और आप देखेंगे कि फिर जेएनयू का वाकया होता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को वहां पर जहमत नसीब नहीं होती या उनको फुर्सत नहीं मिलती कि वो जाकर तलबा के साथ इजहारे यकानगत करें। इसी तरह अगर आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल के जो बनियापन है वो इससे जाहिर होता है कि उन्होंने, आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली फसादात होते हैं, ये बेचारा जाकर वहां पर 52 कत्ल होते हैं, याद रखिए, जिसमें मुसलमानों की अक्सरियत है, तबाही और बर्बादी मुसलमानों की भी। और आप देखेंगे कि ताहिर हुसैन जो आपका काउंसलर था, उसे ये अरविंद केजरीवाल निकाल बाहर फेंकता है। और जबकि उसे चाहिए था अरविंद केजरीवाल को कि वो जाकर गमजदा लोगों की यानी दिलजोई करे, उनसे इज़हारे यगानत करे, ये ना देखे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि जो मुसीबत होती है उसका कोई मजहब नहीं होता, भूख जो होती है उसका कोई मजहब नहीं होता, तबाही व बर्बादी होती है लोगों की, और जो आंसू रवा होते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता। रिया साहब, अगर देखेंगे दिल्ली फसाद में जो रोल है इनका, बिल्कुल जो है ना जानिबदारी का रोल है। कुछ भी काम नहीं किया, इतना नुकसान हुआ है मुसलमानों का, उसमें ये शख्स ना जाता है ना कभी खैर खरीद लेता है, खबरगिरी लेता है शख्स, जो है ना, क्योंकि इसका पीरियड था, इनकी हुकूमत थी, क्या करे लोग दिल्ली फसाद। लेकिन मैं समझता हूं कि जो मुसलमान है वो भी अब इसकी खबरगिरी नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब और यकीन मानिए, चाहे अगर मुस्लिम क़ियादत भी है, अगर वो मुसलमानों से अपना मुंह मोड़ लेती है, अपने मफादात की निगहबानी करती है, अपने आल औलाद के बैंक अकाउंट भरने की कोशिश करती है, तो यकीन मानो अब ये जो मुसलमान हैं बहुत ही बाशऊर हो चुके हैं, तालीम याफ्ता हो चुके हैं, जो नौजवान नस्ल है उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर ये लीडर अपने आप के मफादात की निगरानी कर रहा है, अपने खानदान की देखभाल कर रहा है और मिल्लत को फरामोश कर चुका है, तो उसे अब ठोकर मारने वाले हैं। बिल्कुल मोहतात हो गए मुसलमानों। मेरे तो ख्याल है कि अब जो है ना कांग्रेस को वोट देना चाहिए मुसलमानों का, बहुत यानी काफी तादाद में मुस्लिम्स वहां पे रहते दिल्ली में, तो बराबर इनके वोट से जो है ना कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा पहुंच सकता है सब, है ना, अगर वोट डालते हैं मुस्लिम लीग के। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब हम लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश में आपको बता दूं बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पर एक 20 साला एक लड़की है तन्नू गुजर उसका नाम है। उसे आपको बता दूं कि वो अपनी पसंद की शादी करना चाहती है, लेकिन माँ बाप है कि उसकी शादी ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं। तो बहरहाल 4 दिन बाद शादी होने वाली है, लेकिन तन्नू गुजर को आप देखेंगे कि उसके बाप ने, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि महेश गुजर उसका नाम है, और तन्नू गुजर का जो कज़न है राहुल, उन लोगों ने गोली मारकर उसे उसके सीने में गोलियां उतार दी। बाप ने पहले सीने में गोलियां उतारी और पर वो लड़की गिर गई, तो फिर उसके कज़न ने भी गोलियां चलाई जो उसके सर में धंस गई। इस तरह वो बच्ची पुलिस की मौजूदगी में, पंचायत वालों की मौजूदगी में वहीं पर ढेर हो गई और एक हवा की बेटी का कत्ल हो गया। जी हाँ, बहुत अफसोसनाक वाक़या जो है ना, ये इंसानियत का कत्ल हम इसको कह सकते हैं कि महज अपनी इज्जत की खातिर जो है ना, खाली इज्जत की खातिर, प्रेस्टीज की खातिर जो है ना, अपनी औलाद को जो है ना अपनी गोलियों से भून डालना, खत्म करना, ये कहाँ की इंसानियत है, रियासत मेरी समझ से बाहर है जाना। लेकिन आप देखेंगे पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस वहां पर मौजूद थी, पंचायत के लोग वहां पर मौजूद थे, इनडायरेक्टली पंचायत के लोग भी मिले हुए थे इसमें। अच्छा, क्योंकि लोग बराबर हो सकता है क्योंकि रोक सकते थे ना ये लोग,
چاہے تو یہ چیزوں کو روک سکتے تھے، لیکن یہ پنچایت کا کوئی رول ہی نہیں ہے اس کے اندر. جی جی. بھائی وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے. کیا پنچایت عدالت ہے کوئی؟ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کا لیگل اسٹیٹس ہے کیا بتائیے. تو یہ کام تھا، یہ لوگ جو ہے نا رکا کے ختم کرتے. جب معلوم ہے باپ جو ہے نا ریوالور لے کے آیا تو معلومات اس کو کیسے اجازت دیتے بتائیے آپ جو ہے نا. اور آپ دیکھیے کہ 52 منٹ کا ایک وہ ویڈیو آیا ہے تنو کا، اور تنو کہتی ہے اس 52 منٹ کی ویڈیو، 52 سیکنڈ کی سیکنڈ کی ویڈیو میں تنو کہتی ہے کہ مجھے میری والدین یعنی ماں باپ کے اور خاندان والوں سے جان کو خطرہ لاحق ہے. ایسے میں پولیس کو میری مدد کرنی چاہیے، اور اس طرح کی باتیں کرتی ہے. پولیس وہاں پہنچتی ہے، اس کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے. تو بہرحال پولیس کی موجودگی میں قتل ہوا ہے. اس کے لیے جہاں پنچایت کے لوگ ذمہ دار ہے، اس کا باپ ذمہ دار ہے ظالم باپ، اور اس کا کزن ظالم ذمہ دار ہے، اسی طرح پولیس بھی ذمہ دار ہے، برابر ذمہ دار ہے. پولیس بھی جو ہے نا آتی ہے. اصل پولیس کا کام تھا کہ بھائی پولیس بلانے کا مطلب کیا ہے. آپ جو ہے نا تشدد روکتے، جو ہے نا وائلنس کو روکتے، بجائے اس کے آپ تماشائی بنے کھڑے ہوئے وہاں پہ جانا. یہ کہا جا رہا ہے کہ باپ اس بات کو لے کر غصے میں آ گیا، کہ برہم میں ہو گیا کہ اس نے تنو نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جو جس سے اس کے خاندان کی بدنامی ہوئی ہے. جی جی. تو کیا اب بدنامی نہیں ہوگی؟ اب ہوگی. اب تو کیا ہے جو ہے نا وہ جانی چلے گی. اس کو جب ماننا ہی تھا تو پھر اتنا پال کے پوس کے پڑھا لکھا کے بڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کو جانا. جی جی جی. یہ سوال پیدا ہوتا نا ریاض صاحب. آپ نے بالکل صحیح کہا. بہرحال ناظرین، اس طرح کے واقعات بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، عبرتناک ہوتے ہیں. اب آپ کو لیے چلتے ہیں تلنگانہ میں جو بجلی سربراہ کرنے والی یا تقسیم کرنے والی جو کمپنیز ہیں، ڈسکامس جو ہیں، یعنی آپ دیکھیں گے کہ تلنگانہ اسٹیٹ نادرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے، پھر اس کے بعد تلنگانہ اسٹیٹ سدرن پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی لمیٹڈ ہے. ان دونوں کمپنیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں زبردست خسارہ ہوا ہے. یعنی ایک کمپنی کو 39,692 کروڑ روپے کا، دوسری کمپنی کو 17,756 کروڑ روپے کا، اور جملہ جو خسارہ ہے وہ 57,448 کروڑ کا خسارہ ہے. لیکن ان کمپنیوں نے کہا تھا کہ جو برقی صارفین ہیں ان کے بلز میں اضافہ کیا جائے، اور 10 روپے فی کلو، جو 10 روپے تھا 50 روپے فی یونٹ برقی کے حساب سے ہم وصول کریں گے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ریاستی حکومت نے، یعنی ریونت ریڈی حکومت نے، جو کانگریس کی حکومت ہے، اس نے ان کمپنیوں کی بات نہیں مانی اور کہا کہ ہم صارفین پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے. ریاض صاحب اس کی ایک وجہ دیکھیے آپ، سمپل ہے. آپ ڈومیسٹک صارفین پہ کیوں بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کے جو ٹروئنس ہے، جو چور ہیں اصل بڑے بڑے کمپنیز ہیں، جو ڈیوز باقی ہیں، آپ لیو ان سے ڈیوز کیوں نہیں لیتے. آپ ان سے ریشر ڈالیے، لیجیے ان کے بقایا جات، خود بخود آپ کو جو ہے نا منافع آ جائے گا اس میں جو ہے نا. ان کو چھوڑ کے آپ جو ہے نا عام آدمی کے صارفین پہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ کہاں کی انصاف ہے بتائیے آپ. جی جی جی، صحیح آپ نے کہا ہے. بہرحال ناظرین، اسی صحیح بات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی محمد صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.